नमस्कार दोस्तों, टारगेट एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे 10वीं क्लास की अध्याय 2 का वन एवं वन्य जीव संसाधन। भारत में वनों का वितरण बड़ा समान है। इसमें कई राज्यों में इनका वितरण बड़ा घना और कई बड़ा विराल है। हरियाणा कुल क्षेत्रों में केवल 3.8% भूभाग पर ही वन है। वहीं अंडमान निकोबार जैसे प्रदेश, जिनका लगभग 86.9% भूभाग वनों से ढका पड़ा है, एक अनुमान के अनुसार, जबकि अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मिजोरम निकोबार द्वीप समूह में 60% से अधिक भूभाग पर 60% भूभाग पर वन है। परंतु हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर और दिल्ली आदि राज्यों में 10% से भी कम भूभाग पर वन है। वैसे देश के अधिकतर भागों में वनों का अधीन क्षेत्र कम ही है। राष्ट्रीय वन नीति अधीन 33% भूभाग पर वन होने चाहिए। राष्ट्रीय जो वन नीति है वह देश के कुल 33% पर वन होना अनिवार्य है। आगे हम देखेंगे राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान ऐसे लक्षित क्षेत्रों को कहते हैं जहां वन प्रणालियों से प्राकृतिक वनस्पति और प्राकृतिक सुंदरता को एक साथ सुरक्षित रखा जाता है। ऐसे संसाधन को सुरक्षा और प्रबंध की ओर से सबसे अधिक ध्यान दिया जाता है। इसमें बहुत कम मानव हस्तक्षेप होता है, सिवाय इसके अधिकारी वर्ग जा सकते हैं और अपने काम की देखभाल कर सकते हैं। सैलानियों को भी एक निश्चित या नियमित बोलकर नियंत्रित संख्या में जाने की अनुमति होती है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है और चीता भारत का राष्ट्रीय पशु है। इस बात का आप विशेष ध्यान रहे, यह क्वेश्चन आ सकता है। यह आप देख रहे हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के गेंडे और बहुत सारे हिरण। आगे देखेंगे जैव विविधता। किसी भी क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतुओं और पादपों की विविधता को उस क्षेत्र की जैव विविधता कहते हैं। भारत के वनस्पति जात और प्राणी जात। जैव विविधता के मामले में भारत एक संपन्न देश है दूसरों देशों के मुकाबले। विश्व की लगभग 8 लाख प्रजातियां से लगभग 8%, 16 लाख प्रजातियों से लगभग 8% प्रजातियां भारत में ही पाई जाती है। लुप्त प्राय वे प्रजातियां जो लुप्त होने के कगार पर है, जैसे कि लुप्त प्राय प्रजातियों को नाजुक अवस्था में है, जैसे चीता, गुलाबी सिर वाली बतख और पहाड़ी कोयल, जंगली चीतादार उल्लू, महुआ की जंगली किस्म का और हुबड़िया, हेप्टून्यूरोन घास की एक प्रजाति है। ये हेप्टून्यूरोन एक घास की प्रजाति है। लुप्त प्रजातियों की संख्या 79 स्तनधारी है, 44 पक्षी है, 15 सरीसृप है और 3 उभयचर है और 1500 के करीबन पादप प्रजातियां है जो लुप्त के कगार पर मतलब खत्म होने वाली है। अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ IUCN के अनुसार प्रजातियों का वर्गीकरण। अब अपन देखेंगे कि प्रजातियों का कैसा वर्गीकरण किया जाता है।
सामान्य प्रजाति जिस प्रजाति की संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य हो उसे प्रजाति को सामान्य प्रजाति कहते हैं। उदाहरण के लिए मवेशी, साल, चीड़, कृदंतक आदि। संकटग्रस्त प्रजातियां, जो प्रजातियां लुप्त होने के कगार पर है उसे संकटग्रस्त प्रजातियां कहते हैं। उदाहरण के लिए काला हिरण, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, भारतीय गैंडा, शेर, मूंछ वाला बंदर और संगाई मणिपुर का हिरण, यह संकटग्रस्त प्रजातियां। सुभेद्य प्रजातियां, जब किसी प्रजाति की संख्या में कमी हो जाए तो उसे लुप्त होने के प्रबल संभावना हो जाए तो उसे सुभेद्य प्रजाति कहते हैं। उदाहरण के लिए नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा डॉल्फिन जो गंगा नदी में पाई जाती है। अब आती है दुर्लभ प्रजाति। जब किसी प्रजाति की संख्या इतनी कम हो जाए कि उसके संकट या सुभेद्य होने पर खतरा उत्पन्न हो तो उसे दुर्लभ प्रजाति कहते हैं। उदाहरण के लिए हिमालय के भूरे भालू, एशियाई भैंस, रेगिस्तान लोमड़ी, हॉर्नबिल आदि। स्थानीय प्रजातियां, कुछ प्रजाति केवल किसी खास या भौगोलिक क्षेत्र में ही पाई जाती है। ऐसी प्रजातियां को उस क्षेत्र की स्थानीय प्रजाति कही जाती है। जिस क्षेत्र में जो प्रजाति पाई जाती है उसे स्थानीय प्रजाति कहते हैं। उदाहरण के लिए अंडमान द्वीप निकोबार है इसके अंदर के कबूतर, अंडमान के जंगली सूअर और अरुणाचल प्रदेश के मिथुन आदि। लुप्त प्रजातियां जो अब नहीं पाई जाती, ये लुप्त होगी, पूरी तरह से खत्म होगी। लुप्त प्रजाति कहलाती है कोई प्रजाति किसी खास स्थान, क्षेत्र, देश, महादेश या पूटी धरती से विलुप्त हो जाती है। उदाहरण के लिए एशियाई चीता, गुलाबी सिर वाला बतख आदि। आगे हम देखेंगे वनस्पति जात और प्राणी जात के खास कारण, हास्य के खास कारण। कृषि में विस्तार। भारतीय वन संरक्षण आंकड़े के अनुसार 1951 से 1980 के बीच करीबन 2,62,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक वन क्षेत्र को कृषि भूमि में बदल दिया गया। इसके साथ ही आदिवासी क्षेत्र के एक बड़े भूभाग को झूम खेती और पेड़ों की कटाई के नुकसान पहुंचा, जिसे संवर्धन वृक्षारोपण किसे कहते हैं। जब व्यवसायी महत्व के किसी भी एक प्रजाति के पादपों का वृक्षारोपण किया जाता है तो इसे संवर्धन वृक्षारोपण कहते हैं। भारत के कई भागों में संवर्धन वृक्षारोपण किया गया है ताकि कुछ चुनिंदा प्रजातियों को बढ़ावा दिया जा सके, इनसे अन्य प्रजातियों का उन्मूलन हो सके, बचा सके। विकास। अब देखेंगे विकास परियोजना। आज़ादी के बाद बड़े पैमाने वाली कई विकास परियोजना मृत रूप दिया गया। इससे जंगलों को भी भारी क्षति का सामना करना पड़ा और 1951 में आज तक नदी घाटी परियोजना के कारण 5,000 वर्ग किलोमीटर अधिक वनों का सफाया हो चुका है। आगे देखेंगे खनन से कई क्षेत्रों में जैविक विविधता को भारी नुकसान पहुंचता है। उदाहरण के लिए पश्चिम बंगाल बक्सा टाइगर रिजर्व में डोलोमाइट का खनन। संसाधनों का असमान बंटवारा,
अमीर और गरीबी के बीच संसाधनों का असमान बंटवारा होता है। इससे अमीर लोगों को संसाधनों का दोहन करते हैं और पर्यावरण को अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। कम होते संसाधनों के सामाजिक प्रभाव, और सामाजिक प्रभाव क्या पड़ते हैं, जैसे कि संसाधनों के कम होने से समाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कुछ चीज़ें इकट्ठा करने के लिए महिलाओं पर अधिक बोझ होता है, जैसे जैसे ईंधन, चारा, पेयजल, अन्य मूलभूत चीज़ें। इन संसाधनों की कमी होने से महिलाओं से अधिक काम कराना पड़ता है। कुछ गांवों में पीने का पानी लाने के लिए महिलाओं को कई किलोमीटर पैदल चलकर जाना होता है। वनोन्मूलन से बाढ़ और सूखा जैसी प्राकृतिक गतिविधियां बढ़ जाती है, जिससे कि गरीबों को काफ़ी कष्ट होता है। उन्मूलन से सांस्कृतिक विविधता में भी कमी आती है। कुछ लोग अपने पारंपरिक और तरीकों से जीवन यापन करने के लिए वनों पर निर्भर रहते हैं। ऐसे लोगों को वन उन्मूलन के कारण जीवों के नए संसाधनों की तलाश में निकल पड़ते हैं। इस प्रक्रिया में उनकी जड़ें छूट जाती है। उन्हें अपने पारंपरिक आवास और संस्कृति को छोड़ने में विवश होना पड़ता है। वन्य संरक्षण, आगे हम देखेंगे। वन्य संरक्षण, भारतीय वन्य संरक्षण अधिनियम कब आया? 1972 में। भारतीय वन संरक्षण अधिनियम 1972। 1960 और 1970 के दशकों में पर्यावरण संरक्षण ने वन्य जीव की रक्षा के लिए नए कानून की मांग की। उनकी मांगों को मानते हुए सरकार ने भारतीय वन संरक्षण अधिनियम 1972 को लागू किया। इस अधिनियम के तहत संरक्षण प्रजाति की एक अखिल भारतीय सूची तैयार की गई। बची हुई संकटग्रस्त प्रजातियों के शिकार पर पाबंदी लगा दी गई। वन्य जीवन के व्यापार पर रोक लगाया गया। वन्य जीवन के आवास को कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई। कई राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों ने नेशनल पार्क और वन्य जीव अभ्यारण्य बनाए। कुछ खास जानवरों की सुरक्षा के लिए कई प्रोजेक्ट शुरू किए, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर। अब इसके संरक्षण के लाभ। संरक्षण से कई लाभ होते हैं। इससे पारिस्थितिकी की विविधता को बचाया जा सकता है। इससे हमारे जीवन के लिए मूलभूत चीज़ें जैसे कि जल, हवा, मिट्टी का संरक्षण भी होता है। सरकार द्वारा वनों का वर्गीकरण, आगे देखेंगे हम। आरक्षित वन, जिन वनों में शिकार और मानव गतिविधियों पर पूरी तरह से प्रतिबंध हो उसे आरक्षित वन कहते हैं। कुल वन क्षेत्र आधे से अधिक को आरक्षित वन का दर्जा दिया गया है। संरक्षण की दृष्टि से इसमें बहुमूल्य माना जाता है। अब आता है रक्षित वन, जिन वनों में शिकार और मानव गतिविधियों पर प्रतिबंध हो, लेकिन यह उस वन पर निर्भर करने वाली आदिवासियों पर लागू न हो, ऐसे वन को रक्षित वन कहा जाता है। कुल वन क्षेत्र में 1/3 हिस्से की रक्षा रक्षित वन का दर्जा दिया गया है। कुल वन क्षेत्र में 1/3 को दिया गया। रक्षित वनों को आगे होने वाले नुकसान से बचाया जाता है। अवर्गीकृत वन, जो वन ऊपर की 2 श्रेणियों में नहीं आते, उसे अवर्गीकृत वन कहा जाता है। संरक्षण नीति की नई परिपाटी, जैव विविधता को बढ़ाना। अब कुछ गिने चुने कारकों पर ध्यान देने की बजाय पूरी जैव विविधता पर ध्यान दिया जाता है। इसका असर ये हुआ है कि अब
न केवल बड़े स्तनधारी पर ध्यान दिया गया बल्कि कीटों पर भी ध्यान दिया जाने लगा। 1980 से 1984 वन्यजीव अधिनियम के बाद नई अधिसूची जारी की गई। इन अधिसूचनाओं के अनुसार अब कई सौ तितलियां, मांद और बीटन और एक डेंगू फ्लाई को भी रक्षित जीवों की श्रेणी में रखा गया। 1991 में इस लिस्ट में पादप की 6 प्रजातियों को भी शामिल किया गया। आगे हम देखेंगे समुदाय और संरक्षण। इस बात को अब कई स्थानीय समुदायों में भी मान लिया है कि संरक्षण से उनके जीवन यापन में लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। इसलिए अब कुछ लोग जगहों पर सरकार के संरक्षण प्रयासों के साथ भागीदारी कर सकते हैं। राजस्थान में सरिका टाइगर रिजर्व में लोगों ने खनन के खिलाफ लड़ाई लड़नी शुरू कर दी। कई गांवों के लोग अब वन्य जीवन के आवास की रक्षा करने के क्रम में सरकार का हस्तक्षेप को भी अनदेखी कर रहे हैं। इनका एक उदाहरण अलवार जिले में देखने को मिलता है। इस जिले के 5 गांव ने 1200 हेक्टेयर वन भरोदेव, डकाऊ, सोनचूरी घोषित कर दिया गया। वहां के लोगों ने वन्य जीव की रक्षा के लिए नियम और कानून बनाए। हिंदू धर्म और कई आदिवासी समुदाय की प्रकृति की पूजा की पुरानी परंपरा रही। जंगलों की पवित्र पेड़ों को झुरमुट इसी परंपराओं की गवाही देती है। वनों में ऐसे स्थानों को मानव गतिविधियों से अछूता रखा जाता है। छोटा नागपुर में मोंड और संथाल लोग महुआ और करदम्ब की पूजा करते हैं। इसी तरह उड़ीसा और बिहार के आदिवासी शादी के मौके पर इमली और आम की पूजा करते हैं। बंदरों को हिंदुओं का देवता हनुमान का वंशज माना जाता है। अधिकांश स्थानों पर इसी मान्यता के कारण बंदरों और लंगूरों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाता। राजस्थान के बिश्नोई गांव में चिंखारा, नीलगाय और मोर और हिरण, ये तो आप जानते होंगे, पूरे समुदाय संरक्षण मिलता है और कई उनको नुकसान नहीं पहुंचाता है कोई भी। संरक्षण के कार्य समुदाय की भागीदारी एक अच्छा उदाहरण है चिपको आंदोलन, आपने सुना ही होगा। टेहरी और नवदन्य के बीच बचाव जैसे कि संगठनों ने यह देखा कि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के बिना भी विविध अनाजों की पैदावार करना आर्थिक रूप से संभव है। स्थानीय समुदाय द्वारा संरक्षण में भागीदारी की एक उदाहरण है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। यह कार्यक्रम उड़ीसा 1988 से चली आ रही है। इस कार्यक्रम के तहत गांव के लोग अपनी संस्था का निर्माण करते हैं और संरक्षण संबंधी क्रियाकलापों पर काम करते हैं। उनके बदले में सरकार द्वारा उन्हें कुछ संसाधनों का इस्तेमाल पर अधिकार मिल जाता है। अब देखेंगे हम प्रोजेक्ट टाइगर। बाघों की विलुप्त होने से बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू कर दिया गया। 20वीं सदी के शुरुआत में बाघों की कुल संख्या 55,000 थी, जो कि 1973 में 1827 ही रह चुकी। बाघों की आबादी के लिए खतरे और व्यापार के लिए शिकार, सिमटता आवास और भोजन के लिए आवश्यक जंगली
उपजातियों की घटती संख्या का कारण बताया गया है। महत्वपूर्ण टाइगर रिजर्व: कार्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड, सुंदरबन नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल, बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, सरिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान, मानस टाइगर रिजर्व असम और पेरिया टाइगर रिजर्व केरल में उपस्थित है। यह आप याद करके जा सकते हैं और व्यवस्थित अपने एग्ज़ाम पर लिख सकते हैं। इस शॉर्ट नोट से आप अपने एग्ज़ाम में बेहतर प्रदर्शन करके अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही तो आप शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके और अपने दोस्तों को भी आप यह बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।